हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मोहन सर की क्लास में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तबीयत में सुधार नहीं होने की वजह से मुझे केईएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मैं बेहोश हो गया था और जब मैं होश में आया था तब बताया गया था कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। दोस्तों, मौत के मुंह से मैं वापस तो आ गया था, मेरा दर्द भी अब समाप्त हो गया था और मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार भी आ रहा था। मगर बीच बीच में अपने आप ही हिचकी आती थी और अपने आप ही बंद भी हो जाती थी। जब हिचकी आती थी तब बहुत तकलीफ होती थी। डॉक्टरों ने भी बताया था कि हिचकी की वजह से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। अब यह हिचकी क्यों आ रही है यह भी समझ में नहीं आ रहा था। हर एक चीज एक नई पहेली बनती जा रही थी जिसको बुझना मेरी तो छोड़ो, डॉक्टरों के भी बस में नहीं था। दोस्तों, मेरे नाक और मुंह में पाइप होने की वजह से मैं कुछ खा या पी नहीं सकता था, इसलिए नाक में लगे पाइप को दूध की थैली में डालकर पिलाया जाता था। आईसीयू में किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं अकेला ही रहता था और अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता था। हमेशा मेरी नजर घड़ी पर रहती थी। एक एक पल काटना मेरे लिए दुश्वार होता था। 2 दिन तक मैं आईसीयू में ही था और बाकी लोग बाहर रहते थे। 2 दिन बाद मुझे आईसीयू से निकालकर बाहर जनरल वार्ड में लाया गया। जनरल वार्ड में मुझे 3 दिनों तक रखा गया। जनरल वार्ड में रिलेटिव्स को रहने की पाबंदी नहीं थी, इसलिए अब हम सभी लोग साथ में रहने लगे। अब धीरे धीरे सबको मेरी तबीयत के बारे में पता चलने लगा और सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आने लगे। मेरे करीबी दोस्त और स्कूल के टीचर्स तो आए ही, साथ ही वे टीचर्स भी आए जो 2-3 साल पहले स्कूल छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों, अब जब हम सभी लोग जनरल वार्ड में रहने लगे तब बबलू ने हम सभी को वह आप बीती बताई जब मैं बेहोश हो गया था और जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा था। दोस्तों, बबलू ने बताया कि जब मुझे आईसीयू में भर्ती कराया जा रहा था तभी मैं बेहोश हो चुका था और मुझे हिलता डुलता न देखकर वे लोग बहुत घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो चुकी है। मगर वहां के डॉक्टरों ने हिम्मत दिखाई और मेरा इलाज शुरू किया। भर्ती करते ही मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। मेरी सांसें बहुत कम चल रही थी। एडमिट करते और बाकी फॉर्मेलिटीज करते तक रात हो चुकी थी। उधर माँ और भाई ने ट्रेन पकड़ ली थी और वे सुबह तक पहुंचने वाले थे। गांव में भी बाकी लोगों ने मेरे बचने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया था। इधर एडमिट करने के बाद मेरा शरीर फूल चुका था और डॉक्टरों को मेरी नसें नहीं मिल रही थी। नसें नहीं मिलने की वजह से डॉक्टरों ने मेरे गले में कान के नीचे एक छेद किया और उसी में से बारीक पाइप डालकर उसी पाइप से इंजेक्शन और सलाइन लगाई जाती थी। और दोस्तों, जब गले में छेद किया जा रहा था तब बबलू तो वहाँ था ही, साथ ही पाटिल सर, अखिलेश सर तथा महेंद्र भाई ने मुझे पकड़कर रखा था। तब भी मैं बिल्कुल उसी तरह छटपटा रहा था जैसे बकरे या मुर्गे का हलाल करने के बाद वह छटपटाता है, जबकि तब मैं बेहोश था। अगर होश होता तो पता नहीं क्या हालत होती। रात के 12 बजे और मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया। मेरी सांसें बहुत कम चल रही थी। वेंटिलेटर की मशीन में मेरी लाइफ लाइन बहुत ही कम यानी ना के बराबर दिख रही थी।
अब तो डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी और उन्होंने कह दिया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए थे। डॉक्टरों ने अब बबलू से भी साइन करवा लिया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। अब पाटिल सर, यादव सर, अखिलेश सर भी घबरा गए थे। मेरी तबीयत बिगड़ते देख ये लोग भी घर न जाकर यहीं रुक गए। अंदर इतने लोगों को अलाउ नहीं होने के कारण ये लोग जनवरी की कपकपाती ठंड में हॉस्पिटल के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बिना कपड़ों के बैठकर रात गुजार रहे थे। इधर माँ और भाई अभी भी ट्रेन में ही थे। इधर बबलू और कैलाश बहुत ज़्यादा परेशान थे। बबलू ने गांव में भी फोन करके बता दिया कि अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है। गांव में भी सभी लोग घबरा गए थे और पूजा पाठ शुरू कर मेरी जिंदगी की दुआएं मांगने लगे थे। सभी लोग परेशान थे और सभी को यही डर था कि कभी भी मेरी जिंदगी की कहानी खत्म हो सकती है। अब हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी। बस अब हर कोई सिर्फ दुआ ही कर रहा था और अंत में यह दुआ ही आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। शायद यह पूजा पाठ और दुआओं का ही असर था कि मैं रात भर जी गया और मेरी सांसें चलती रही। धीरे धीरे रात गुजरी और नई किरण के साथ सुबह हुई। सुबह भी जब माँ और भाई हॉस्पिटल पहुँचे तब भी मेरी हालत अब तब की ही थी। अब भाई ने आते ही सारी भागदौड़ संभाल ली थी, लेकिन मेरी बचने की उम्मीद नहीं है यह बात भाई ने माँ को भी नहीं बताई थी। यह सुबह थोड़ी सी उम्मीद लेकर आई थी। सुबह जब स्कूल में मेरी तबीयत के बारे में सभी को पता चला तब सारे शिक्षकों और बच्चों को मेरी कमी का एहसास हो गया, क्योंकि प्रेयर मैं ही करवाता था। उस दिन प्रेयर के समय सारे विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने मेरी जिंदगी की दुआ मांगी थी। मेरी क्लास के तो कुछ बच्चों के आंखों में आंसू तक आ चुके थे। प्रेयर के बाद स्कूल नहीं भराई गई और बच्चों को घर भेज दिया गया था। बाद में पेरेंट्स ने भी दुआएं की थी। इधर गांव में मेरी छोटी मौसी ने नवरात्रि की पूजा करने, छोटू ने जोत जलाने की और कैलाश ने गणपति रखने की और कई लोगों ने मेरी जिंदगी के लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी थी। इन्हीं दुआओं और मन्नतों की वजह से ही शायद अब मेरी हालत में थोड़ा सा सुधार आता नजर आया और डॉक्टरों ने भी उम्मीद दिखाई। दिन में मेरी हालत में कुछ सुधार लग रहा था, इसलिए डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया। अब मेरा शरीर इतना अधिक फूल चुका था कि मेरे कपड़े इतने टाइट हो गए कि माँ और भाई और बाकी के डॉक्टरों ने मेरे कपड़ों को कैंची से काटकर निकाला था। अब हेतु भैया भी आ गए थे। दिन भर मेरी हालत अब तब में ही थी, लेकिन न उसमें खराबी हो रही थी न ही उसमें सुधार हो रहा था। डॉक्टर्स भी यह देखकर हैरान थे। दिन तो किसी तरह गुजरा, मगर फिर से रात के 12 बजे मेरी तबीयत बिगड़ गई। अचानक मशीनों ने दर्शा दिया कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरे ही गांव के हीरा सर आए और मंदिर से लाई गई विभूत मेरे शरीर में लगा दिया। अभी भी माँ को बताया नहीं गया था। लगभग 2 घंटे बाद मुझे अपने आप होश आ गया। तब जाकर सभी ने चैन की सांस ली और उसके बाद भाई ने माँ को बताया कि मैं बचने वाला नहीं था। न जाने वह कौन सी बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टर भी नहीं बता पाए। बाद में गांव से पता चला कि वह जादू टोने का भेजा हुआ वार था। साथ ही यह भी बताया गया था कि किसी जादूगर के द्वारा 2 चील यानी ईगल को भेजा गया था और जब मैं बहुत ज्यादा सीरियस था तब वे चील
हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहे थे। अगर वे बिल्डिंग पर बैठने में सफल हो जाते तो शायद मेरी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर की लगाई गई विभूत की वजह से मैं बच गया। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, मगर हकीकत क्या थी वह आज भी रहस्य बनकर रह गया है। मगर मैं तो यही मानता हूँ दोस्तों कि मेरी यह जिंदगी उन लोगों की मेहरबानी है जिन छात्रों ने, पालकों ने, शिक्षकों ने, दोस्तों ने और उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरी जिंदगी के लिए मन्नतें मांगी थी। उन्हीं की दुआओं का ही असर है जो आज मैं जिंदा हूँ और आज मैं जिंदगी की दूसरी पारी खेल रहा हूँ। तो दोस्तों अब आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।